नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सूरज के बारे में। जी हाँ, सूरज के बारे में। तो चलिए जानते हैं सूरज के बारे में। तो क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इसके बारे में जो है वो रिसर्च कर रही है। पूरी दुनिया अगर रिसर्च करे, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसीलिए जो है पूरी दुनिया जो है वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट भेज रही है। L1, L2, L3, L4, L5 में ऐसे जगह पे जहाँ पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है, उस जगह पे भेज रही है कि वो सूर्य का रिसर्च कर सके कि सूर्य के पास एनर्जी कितनी है। और भारत ने भी भेजा आदित्य L1 को। लेकिन आज हम कुछ और के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं सूरज के बारे में, पूरी डिटेल जानने वाले हैं सूरज के बारे में कि जो रोशनी है वो हम तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन उस रोशनी को सूरज से निकलने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, मतलब करोड़ों साल लग जाते हैं। जी हाँ, कैसे, क्यों, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलते हैं और एक हीलियम बन जाता है, और उससे क्या होता है कि उससे जो है वो रेडिएशन, और सूर्य के अंदर रेडिएशन और गर्मी पैदा हो जाती है, और उसी से जो है वो रेडिएशन क्रिएट कर लेता है। तो ऐसा नहीं है। वो जो रेडिएशन है वो ऐसा नहीं है कि वहां से पैदा होती है, वो कहीं और से पैदा होती है रेडिएशन। और उसमें से काफ़ी, उसमें भी जो है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके जो है वो जो रेडिएशन है वो क्रिएट हो पाती है। बहुत टाइम लगता है उसमें, बहुत टाइम। आइए चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो जो है वो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अब चलिए अब जो है हम लोग सूर्य की जो है वो डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो आप तब देखिए, यहाँ पे अब देखिएगा कि जो सूरज है वहां पर रेडिएशन निकलती है कि नहीं, सबको मालूम है। अब वो जो रेडिएशन है वो बाहरी परत, मतलब कि कहीं से भी निकलेगी तो आउटर सरफेस से निकलेगी ना। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आपको पृथ्वी से बाहर निकलना है तो आपको आउटर सरफेस से निकलना होगा, उसके निकलना होगा कि नहीं। तो वहां पे भी, ये सूर्य पे भी यही होता है, सूर्य पे भी यही लागू होता है कि वो भी जो है वो जो रेज होती है, रेडिएशन होते हैं, वो जो है वो आउटर सरफेस से ही निकलते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो आउटर सरफेस है वहीं पर जो रेडिएशन है वो बनता है, तो आप जो है वो गलत हैं। ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है जहां पर जो है ये चीज बनती है। ये जो रेडिएशन है वो सूरज के कोर के अंदर बनता है। कोर मतलब आप ये समझिए कि पृथ्वी के अंदर आप जितना नीचे जाइएगा टेम्परेचर जो है वो वैसे वैसे हाई होते जाएगा कि नहीं। और एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसी जगह आएगी बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच, जहां पे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है वो मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगा जितना आप पृथ्वी के नीचे जाइएगा। तो वही चीज, उसी को कोर बोलते हैं। तो ऐसे ही सूर्य में भी जो है वो कोर होता है, मतलब आप ये समझिए। ठीक है, और वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो मिलियंस ऑफ डिग्री होता है, मतलब लाखों डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पे। अब मैं आपको बता दूं, अब ये जो कोर है इसमें जो रेडिएशन रेज निकलती हैं वो गामा इंफ्रारेड होती हैं। गामा इंफ्रारेड अगर डायरेक्ट अगर धरती पे आ जाए तो यहाँ पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब जीवन संभव नहीं है। लेकिन रेडिएशन सन के कोर से उत्पन्न होता है, और फिर वो जो है वो आउटर सरफेस से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा जो है उसमें टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो जाता है, वो जो इंफ्रारेड रे होता है। ठीक है, निकलते निकलते और फिर वीक लाइट बन जाता है, फिर धीरे 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 अर्थ पे आता है तो वो एक नॉर्मल लाइट बन जाता है जो कि विजिबल होता है, जो कि सबको दिख सकता है। अब ये प्रोसेस बनता कैसे है, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं बिना किसी देर के। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं प्रोसेस बताता हूं आपको। तो प्रोसेस ये है कि पहले तो आपको एक चीज मालूम होगा कि सूरज जो है वो कैसे बनता है। सूरज बनता है हाइड्रोजन से। कैसे बनता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के चलते बनता है वो। क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कभी कभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक बादल बना लेते हैं, बादल क्लाउड बना लेते हैं। और ये बादल क्या होता है कि ग्रेविटी के चलते वो करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ग्रेविटी के पास बहुत ज्यादा जो है वो पावर होता है, तो ग्रेविटी के चलते जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर वो जो है वो दो हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं और फिर जो है वो हीलियम बनाते हैं। जो हीलियम है ये आग का गोला बनाता है, आग का गोला बन जाता है। ये आग का गोला, बहुत ज्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। जब ये हीलियम में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और उसमें से जो है वो उसी समय रेडिएशन भी निकलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये बादल जो है वो अलग अलग स्थानों पे घूमते रहते हैं सूरज में। तो अब मैं आपको बता दूं, अब देखिए सूरज के कोर में बहुत एनर्जी होती है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कोर जो है वो लगातार एनर्जी लगाता है हाइड्रोजन को जो है वो पास पास लाने की कोशिश करता है।
लेकिन आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये तो आपको बात मालूम है, लेकिन बहुत एनर्जी और प्रेशर से इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में मिल जाता है, हाइड्रोजन में जो है वो मिल जाता है, और फिर जो है वो गामा रेडिएशन निकलता है और बहुत सारी जो है वो एनर्जी भी निकलती है उसके साथ। तो अगर आपने हाइड्रोजन बम के बारे में सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, यही होता है कि आर्टिफिशियली जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जो है बहुत एनर्जी लगा के दोनों को पास लाया जाता है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल होती है, और उसमें से जो है वो गामा रेडिएशन भी निकलता है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब में जो है वो एटम जो है वो एक दूसरे से टूटते हैं तो क्या होता है कि उससे एनर्जी पैदा होती है, उससे भी रेडिएशन निकलता है, लेकिन उतना नहीं। आप सोचिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब से जो है, हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है कि हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ते हैं, और न्यूक्लियर में क्या होता है कि एक दूसरे से टूटते हैं एटम, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि 1000 गुना न्यूक्लियर बम से ज्यादा एनर्जी निकलती है। मतलब आप ये समझिए कि अमेरिका ने जो है जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम से अटैक किया था तब ये हर्ष हुआ था, हाँ, पूरे विश्व का। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन बम से अगर अटैक कर दिया जाए तब क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि उस किस लेवल का जो है वो बर्बादी होगा पूरे विश्व में। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपके लिए एक खुशखबरी है कि ये जो हाइड्रोजन बम है अभी तक किसी के पास नहीं है, केवल इनऑफिशियली जो है वो साउथ कोरिया के पास है, सॉरी नॉर्थ कोरिया के पास, इनऑफिशियली केवल उसी के पास है, और किसी के पास ये जो है ये बम नहीं है। और वो इनऑफिशियली मतलब वो छुपा के रखा है, ये किसी को बताता नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि उसके पास जो है वो हाइड्रोजन बम है, इसीलिए उससे कोई पंगा लेता नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सन पे क्या होता है, मतलब सूरज पे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बम जितने पावरफुल जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एक दूसरे से जो है वो टकराते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो है वो हमेशा जो है वो हीलियम और गामा रेडिएशन जो है वो निकलते रहती है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी भी निकलती है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि गामा रेडिएशन तो बहुत पावरफुल है, तो वो जल्दी जो है वो एनर्जी क्यों नहीं जल्दी मतलब डायरेक्ट अर्थ पे क्यों नहीं आ जाती है, हाँ, ये आपका जो है वो क्वेश्चन होगा। तो कोर में क्या होता है, जो सन का जो कोर होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो गर्मी के चलते टूट जाता है, और वो किस फॉर्म में बनता है, तो वो बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। क्योंकि हाइड्रोजन कब टूटेगा, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किस में टूटेगा, एलिमेंट टूटेगा एटम में, एटम किस में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो है फॉर्म में जो है वो टूट जाता है। आपको मालूम होगा कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों जो है वो मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो दोनों जो है वो एक लिक्विड बना लेते हैं, जो कि प्लाज्मा कहा जाता है उसको, प्लाज्मा। सन के जो सरफेस पे होता है वो मतलब कोर के चारों तरफ, जैसा कि आप फिगर में अभी आप देखिएगा, तो कोन के जो कोर होता है, कोर के जो आगे वाला पोर्शन होता है उसमें जो है वो पूरा ये फैला होता है, ये जो पदार्थ होता है ये पूरा फैला होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा, तो वो जो लिक्विड है ये गामा रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा इससे एनर्जी लेता है। गामा रेडिएशन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, लेकिन वो बनता कहाँ है, कोर में। और कोर की जो साइड होता है, कोर के कॉर्नर्स पे पूरा एक घेरा है लिक्विड प्लाज्मा का, ठीक है। तो वो जो है उससे बहुत ज्यादा पावर लगाता है, क्योंकि अगर कोई रेज, इंफ्रारेड जो है वो पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ बार बार टकराता है, तो प्रोटॉन क्या करता है कि प्रोटॉन में वो एनर्जी देता है, फिर इलेक्ट्रॉन में जाता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि स्कैटर हो जाता है, छितरा जाता है, हाँ, फिर जो है वो प्रोटॉन से टकराता है, फिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ऐसे करते करते उसका एनर्जी जो है वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, और तब जो है वो उस समय वो बाहर निकलता है। और एक तरह से आप ये समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं, देखिए जैसे आप फिगर में देखिएगा अभी, ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एक विस्तृत रूप में आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। आप समझिए कि एक लेयर है लिक्विड, उस लिक्विड का, उसके अंदर कोर है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो उसके अंदर कोर है और वहां से गामा रे निकल रही है, कोर के अंदर से गामा रे निकल रही है। तो गामा रे वहां से निकलेगी, फिर लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जैसा कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन का ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या होता है कि पॉजिटिव से गामा टकराएगा,
फिर उसमें एनर्जी लगाएगा, फिर एनर्जी लगा के उससे निकलेगा पॉजिटिव से गामा रे, फिर निगेटिव से टकराएगा, तो निगेटिव से क्या होगा कि उससे जो है वो स्कैटर हो जाएगा, मतलब वो छितरा जाएगा, छितरा जाएगा, फिर एनर्जी लॉस करेगा, उससे भी एनर्जी लॉस होगा उसका छितराने से, अलग अलग जगह पर छितरा जाएगा वो, तो जिससे काफी एनर्जी जो है वो उसका लॉस होगा। यही प्रोसेस जो है वो बार बार चलते रहेगा, फिर पॉजिटिव से टकराएगा, फिर नेगेटिव से टकराएगा, फिर छितराएगा, फिर एनर्जी लगाएगा, ऐसे ही जो है वो ये जो प्रोसेस है ये चलते रहेगा, बहुत सारी एनर्जी जो है वो इसमें खर्चा होंगी, और फिर ये जो लिक्विड का लेयर है इससे धीरे धीरे चीरते 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 ये निकलेगा, ठीक है। तब तक जो है ये जो गामा रेज है इसकी एनर्जी जो है वो पूरी खत्म हो चुकी होगी, थोड़ी सी बची होगी, और तब अर्थ पे आते आते ये जो लाइट है, ये जो रे है, ये नॉर्मल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि विजिबल होता है, जो कि हम लोग अपने आंखों से जो है वो देख सकते हैं। ये इंफ्रारेड को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सोचिए, मतलब आप ये समझिए कि जो चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव का एक लिक्विड है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, वो कितना गहरा और पावरफुल है कि गामा रे को आने ही नहीं देता है, और इसे उसको ये प्लाज्मा लेयर से फाइट करने में जो है वो करोड़ों साल लग जाते हैं उसमें से उसको निकलने में, और तब जो है वो एक नॉर्मल लाइट वो बनता है, अर्थ पर आते आते तब जाके वो एक नॉर्मल लाइट बनता है। सोचिए कितना साल का ये प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस है ये, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी मेहनत के बाद गामा रेज जो है वो निकलता है, फिर एक नेचुरल लाइट जो है वो हम लोग को जो है वो धरती पे मिलती है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये आयोनिक लेयर, मतलब ये प्लाज्मा की लेयर अगर नहीं होती तो क्या होता है कि धरती पे जो है वो गामा रेडिएशन डायरेक्ट आता, जिससे लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। सोचिए क्या होता उस समय कि हम लोग जो है वो धरती पे नहीं होते तब। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि सन पे जो है वो एक और चीज होती है, सन के कोर में जो है वो एक और चीज होती है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, जो कि कुछ सेकंड में जो है वो निकल जाता है और धरती पर जो है वो 8 मिनट में आ जाता है। सन की रोशनी 8 मिनट में आती है, उसके साथ ही जो है वो आ जाता है न्यूट्रिनो। ये ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? तो रीजन मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि टकराता नहीं है, वो किसी भी प्लाज्मा लेयर से जो है वो आर पार हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिनो इसमें जीरो चार्ज होता है, तो ये आर पार हो जाता है और धरती पर जो है वो आता है, आसानी से जो है वो आ जाता है। और ये इसका कोई एक मेन प्रूफ नहीं है कि क्यों नहीं आता है, और ये जो न्यूट्रिनो है ये टकराता क्यों नहीं है, इसका अभी तक जो है वो हमारे साइंटिस्ट लोग, जितना साइंटिस्ट लोग को मालूम है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली जितना है, लेकिन अभी तक जो है वो साइंटिस्ट लोग को ये पूरा मालूम नहीं है कि ये ऐसा होता क्यों है। इसीलिए जो है वहां पे सैटेलाइट भी भेजा गया है कि चांद पे, सूरज पे जो है वो रिसर्च किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं कोरोना के बारे में। जी हाँ, वो कोरोना नहीं, अब हम लोग कुछ सन के जो आउटर लेयर होता है उसको कोरोना बोलते हैं, तो कोरोना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कोरोना क्या होता है भाई, पूरा अच्छे से डिटेल में बताइए ना। तो कोरोना जो होता है वो सूरज का जो आउटर लेयर होता है, सबसे बाहर वाला लेयर, उसको जो है वो कोरोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये आप समझिए कि अर्थ के अंदर, मतलब धरती के अंदर, जितना आप नीचे जाइएगा, जितना नीचे जाइएगा खोदते खोदते, उतना जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन जितना आप ऊपर जाइएगा धरती के, उतना जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा, और एक समय के बाद पूरा टेम्परेचर जो है वो शून्य से भी नीचे चला जाएगा। लेकिन सूरज के कोर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। धीरे धीरे आप कोर से जो है आप नीचे से ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर जो है वो घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। फोटोस्फीयर एक ऐसा जगह है जहां पे जो है वो टेम्परेचर 5000 डिग्री होता है, एक वहीं पे जो है वो कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। लेकिन फिर अब एक ऐसा सरफेस आता है फोटोस्फीयर, जहां पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद फिर से बढ़ता है टेम्परेचर, ऊपर में फिर से बढ़ता है, नीचे नहीं भाई, ऊपर में बढ़ता है फिर से, और ऊपर में बढ़ता है। कोरोना पे साइंस के मुताबिक टेम्परेचर तो कम होना चाहिए क्योंकि सबसे आउटर लेयर है, लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर है वो कोर जितनी होती है, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन सेल्सियस, मतलब 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो वहां पे रिकॉर्ड किया गया है अभी तक। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही जो है वो खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है कि वहां पर जो है वो 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब मैं आपको कुछ और बता दूं, कुछ फैक्ट बताता हूं इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता हूं अर्थ के। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। अब देखिए और अगर हम जाने सन के बारे में,
तो आपको एक चीज मालूम चलेगा कि जैसे हमारे अर्थ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे जो है वो सूरज मतलब सन पे भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयोनिक पार्टिकल है वो सन के बाहर जो है वो निकलने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोकता है। वो जो प्लाज्मा का लेयर होता है उसको निकलने से जो है वो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोकता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब इसलिए क्या होता है, अब इसलिए क्या हुआ है कि आदित्य L1 जो भेजा गया है वहां पे L1 जगह पे, हाँ L1 जगह पे भेजा गया है ना, जहां पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है, ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं L1, L2, L3, L4, L5। ऐसे 5 जगह हैं जहां पे जो है वो ग्रहण और ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसी तो वहां पे जो है वो जो है वो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, वहीं पे जो है वो इसको स्थापित किया गया है, L1 जगह पे भेजा गया है। तो वहां की जान सका जाए कि अगर मान लीजिए कि जो सन पे जो प्लाज्मा की लेयर होती है अगर वो गिरती है तो अर्थ पे आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी। क्योंकि अगर अर्थ के सैटेलाइट को क्योंकि अगर वो गिरा तो अर्थ के सैटेलाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा वो हार्म कर देगा। और एक सैटेलाइट जो है वो अप्रॉक्स अरबों का होता है, खरबों का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है उसमें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिससे एक देश की जो है वो जीडीपी आराम से हिल सकती है। तो इससे काफी नुकसान होगा, इसलिए जो है वो वहां पे रिसर्च किया गया है। और कुछ रेज भी आती हैं सन से जो कि काफी जो है हमारे सैटेलाइट को जो है वो हार्म कर रही हैं। अभी भी कुछ रेज आ रही हैं जिसके बारे में जो है वो अभी तक रिसर्च में कुछ पता नहीं चला है। अभी रिसर्च हो रहा है, शायद 10 साल में पता चल जाए कुछ, तब हम लोग जो है वो इसके बारे में भी जो है वो उस समय भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, थोड़े से बात कर लेते हैं फिर वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो सन होता है, अब उसका जो प्लाज्मा होता है वो कभी कभी जो है वो तूफान पैदा करता है। सन पे जो है वो तूफान पैदा करता है, और ये जो तूफान पैदा करता है इसको जो है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है सन का वो रोकता है। अब आपको वो डाउट होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लाज्मा जो है वो तूफान पैदा करता है सन पे, सूरज पे कभी कभी। हाँ, तो प्लाज्मा होता क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है वो एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कि प्लाज्मा उसको बोला जाता है। ये जो प्लाज्मा है ये क्या करता है कि बहुत ही स्पीड से जो है वो ऊपर जाता है, क्योंकि तूफान है तो राउंड सर्कल में जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से। हाँ, तो उसको जो है वो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड वो जो है वो उसको रोकता है और अपनी सन के जो ग्रेविटी है उसमें खींच लेता है, उसको नीचे खींच लेता है। हाँ, जिसकी वजह से जो है वो मेंटेन रहता है एक जगह पे। हाँ, कोर के जो बाहर आउटर वाला सरफेस होता है उसमें जो है वो मेंटेन रहता है, कुछ कुछ जो है वो ऊपर होता है जो कि हवा में उड़ते रहता है। हाँ, तो उसको जो है वो जो सन का ग्रेविटी होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो जो है वो उसको रोक लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके जो मैग्नेटिक पोल है वो कम हो जाता है, मैग्नेटिक पोल की जो क्षमता है वो कम हो जाती है पोल पे, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है वहां पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो तूफान होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जैसा कि मैं आप 6 या 7 में पढ़े होंगे कि साउथ पोल पे अगर आप गौर करेंगे तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो है वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, आप सीधे ही निकल जाता है, सीधे अगर थोड़ा सा आप एनर्जी लगाइएगा तो वहां से आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर साइड बाय साइड अगर आप करेंगे मैग्नेट के तो आप नहीं निकल सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट चिपका लेगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल पे, अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो है अगर आप किसी चीज को रखते हैं तो डायरेक्ट आप निकल सकते हैं, क्योंकि कम एनर्जी खर्चा करके। हाँ, तो कम एनर्जी के कारण जो है वो कभी कभी जो है वो बाहर निकल जाता है। हाँ, तो इसका भी इलाज करके रखा है सन। हाँ, इसका इलाज क्या है कि जब बाहर निकल जाता है तो वो ट्रेवल करने लगता है, और ट्रेवल करते करते जो है वो हेलियोस्फीयर में चला जाता है। हेलियोस्फीयर क्या होता है, ये जो हेलियोस्फीयर एक घेरा होता है जो कि इसी से बना हुआ है। ये जो ट्रेवल करते करते बहुत बार जो है वो गया होगा, बहुत बार, जिससे क्या हुआ है कि एक स्फीयर बन गया जिसका जो है वो नाम दे दिया गया हेलियोस्फीयर। ये जो हेलियोस्फीयर होता है ये अंडे के शेप का होता है, मतलब ओवल शेप का होता है। ठीक है, और ये जो हेलियोस्फीयर है वो पार्टिकल से बनता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव और निगेटिव का जो प्लाज्मा होता है जो कि तूफान के रूप में निकलता है सन पे, उससे जो है वो ये बनता है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो बड़ा होता है। और यही जो है ये क्या करता है कि सन जो है ट्रैवल करता है हमारी गैलेक्सी में। आप सुने होंगे
कि जैसे हमारे प्लैनेट, जैसे हमारी धरती जो है वो सन का ट्रैवल करती है, वैसे जो है हमारा जो सन है वो गैलेक्सी का ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जब वो ट्रैवल करता है तो सन को बचाने के लिए कि कोई तारा जो है वो उससे आके टकरा ना जाए, या कुछ मतलब प्लैनेट कोई आके टकरा ना जाए, इसलिए क्या होता है कि उसको बचाने के लिए जो है वो हेलियोस्फीयर काम करता है। हेलियोस्फीयर क्या करता है कि अगर कोई तारा टकराने वाला होता है तो उसको पहले ही जो है वो दूर कर देता है। वो बहुत पावरफुल होता है, वो जो हेलियोस्फीयर होता है ये बहुत पावरफुल होता है। इस वजह से सन जो है वो हेलियोस्फीयर बनाता है और काफी जो है वो सेफ रह पाता है। अभी अगर देखा जाए तो हम सन के बारे में जो है अभी कुछ नहीं जानते हैं। अभी हम सन के बारे में थोड़ी सी भी हम लोग को जो है वो नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। जो कोरोना होता है वहां पे जो है वो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई क्यों होता है, प्लाज्मा वहां पे कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है। जैसा कि जितनी ऑफिशियली जानकारी है उतनी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी तक जितने रिसर्च किए हैं उतना मैंने आपको बताया, लेकिन आगे जो रिसर्च होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।